बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, बाल विकास के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बच्चों के अध्ययन के तरीकों के संदर्भ में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है जिसमें ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बच्चों के अध्ययन के तरीकों के संदर्भ में कथन दिया गया है। पहला कथन है जे, बच्चों के अध्ययन के तरीकों में अवलोकन और साक्षात्कार उनके संवेगात्मक विकास को समझने के प्रत्यक्ष साधन हैं। तो जो कथन जे है ये सही हो जाएगा कि जो बच्चों के अध्ययन के तरीकों में जो तरीका है अवलोकन और साक्षात्कार हो गया, तो उनके जो संवेगात्मक विकास है उसको समझने में सहायक होता है, यह प्रत्यक्ष साधन है। संवेगात्मक विकास मतलब जो उसके इमोशंस हो गया, उसकी भावना हो गया, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, ये सब क्या है, संवेग है। ये संवेग पे नियंत्रित पाना या संवेग को कंट्रोल करना, ये जो इमोशंस है इसको कंट्रोल करने क्या होता है, संवेगात्मक विकास, जिसको समझने में या समझने के प्रत्यक्ष साधन है। जैसे सत्य, निष्ठा हो गया, ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, लोभ, लालच, ये सब जो है संवेग में आ जाएगा, इमोशंस में आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करना या नियंत्रित पाना ये संवेगात्मक विकास है। तो इसको समझने के प्रत्यक्ष साधन है अवलोकन और साक्षात्कार। ये जो कथन जे सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों में नैतिक विकास के मानदंडों को निर्धारित करती है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि जो बाल विकास की जो सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ये क्या करते हैं, बच्चों में नैतिक विकास के जो मानदंड है उसको निर्धारित करता है। नैतिक विकास मतलब जो सही क्या है और गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो इसको निर्धारित करने में किसकी भूमिका रहता है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में के नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद कथन एल दिया है, बच्चों की सोच पर सामाजिक संकल्पनाएं मानती है कि संज्ञान का विकास पूरी तरह जैविक परिपक्वता से स्वतंत्र है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा कि जो संज्ञान है, ये जो ज्ञान है या बुद्धि है, इसका विकास जो है पूरी तरह से जैविक परिपक्वता से स्वतंत्र है, मतलब फ्री है करके बोला जा रहा है कि स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़ाव है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, कथन एल गलत है। उसके बाद कथन एम दिया है, बच्चों के वैकल्पिक अवधारणाओं को, जो वैकल्पिक अवधारणा है उस अवधारणा को सीखने का मुख्य आधार केवल उनकी व्यक्तिगत त्रुटियाँ होती है। तो जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वैकल्पिक अवधारणा है इसको सीखने में या सीखने का जो मुख्य है या आधार है, मुख्य आधार केवल और केवल व्यक्तिगत त्रुटि को माना गया है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सी हो रहा है, कथन जे और कथन के, जे के बाद सी हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जे और के कथन सही है। प्रश्न है, पियाजे के मानसिक संक्रियाओं और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो है पियाजे के मानसिक संक्रिया हो गया और वाइगोत्स्की जो का सिद्धांत है, इन दोनों का दिया गया है। इसमें कौन कौन सा कथन सही है उसको चुनाव करना है। पहला कथन दिया है जे, पियाजे के अनुसार व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशंस स्कीमाओं को एक सुसंगत प्रणाली में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो स्थापन में क्या होता है, जो स्कीमा है, स्कीमा को एक सुसंगत प्रणाली में पुनर्गठित करता है, एक व्यवस्थित करता है। मतलब जो स्कीमा है, जो जानकारी का पॉकेट्स होता है उसको सुव्यवस्थित या अरेंजमेंट करने का काम करता है ये व्यवस्थापन। ये जो कथन जे सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, वाइगोत्स्की के रचनावाद में शिक्षक की भूमिका जो है शिक्षार्थी के लिए एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की होती है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है रचनावाद में शिक्षक की भूमिका एक शिक्षार्थी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो है एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की होती है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, मानसिक संक्रियाएं केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रारंभ होती है, इससे पहले नहीं। ये जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से पहले मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी आती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी आती है, उसमें भी होता है, ना कि केवल जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें। इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, निकट विकास क्षेत्र
शिक्षक द्वारा दी जाने वाली स्थायी और अपरिवर्तनीय सहायता को दर्शाता है। तो जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो निकट विकास क्षेत्र जो है शिक्षक द्वारा दी जाने वाली स्थायी नहीं होती है, ये क्या होती है, अस्थायी सहायता होती है। इसलिए जो कथन ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन जे और के। जे के बस सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जे और के दोनों कथन सही हैं। प्रश्न है, शिक्षा क्रम, पाठ्यक्रम और शिक्षक के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है करिकुलम, सिलेबस और टीचर्स के बेस्ड में। पहला कथन दिया है जे, शिक्षा क्रम की अवधारणा। शिक्षा क्रम जो क्या है, ये करिकुलम है जो ये पाठ्यक्रम से बड़ी होती है या व्यापक होती है। तो जो शिक्षा क्रम की अवधारणा में विद्यालयी वातावरण के भीतर और बाहर के सभी सुनियोजित अनुभव शामिल होते हैं। तो ये जो है ये कथन जे सही हो जाएगा कि जो शिक्षा क्रम है या करिकुलम में जो है विद्यालयी जो स्कूल की जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, और उसके अलावा जो है बाहर की जो जितनी इन्वायरमेंट है ये सभी शामिल होती है। यह सर्वांगीण विकास पूरा होता है ये शिक्षा क्रम के माध्यम से। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी को हटा देंगे। उसका जो है कथन के दिया है पाठ्यक्रम की अवधारणा। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस हो गया, कि इसका अवधारणा जो होता है मुख्य रूप से किसी विशिष्ट विषय की पाठ्य वस्तु की सीमा तक सीमित होती है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो पाठ्यक्रम है ये सिलेबस है, ये जो विशिष्ट विषय है ये सब्जेक्ट है, उसकी सिलेबस या पाठ्य वस्तु तक ये सीमित होती है। तो जो कथन के ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याओं का मुख्य कारण केवल शिक्षकों की प्रशासनिक अयोग्यता होती है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, कि जो शिक्षा क्रम है या जो ये करिकुलम है उसके निर्माण में केवल शिक्षक की जो है प्रशासनिक अयोग्यता नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और अन्य कारक ये भी शामिल होती है, ना कि केवल जो है शिक्षक की प्रशासनिक अयोग्यता। ये जो कथन एल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है एल, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आरटी एक्ट है 2009, तो ये जो है आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों का जो है उत्तरदायित्व केवल छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना है। तो जो है छात्र कितना है, 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर्स, ये अनुपात है आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व है केवल छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना है बोला जा रहा है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है शिक्षक का जो दायित्व है या ड्यूटीज़ है केवल छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के अलावा जो है बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उस पर भी फोकस करना है। इसलिए जो कथन है गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन जे और के। जे के बस सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जे और कथन के सही है। प्रश्न है, अभिकथन में दिया है, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में स्थूल एवं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों पर नियंत्रण और समन्वय का विकास अधिक सुदृढ़ हो जाता है। तो जो है ये अभिकथन ये सही हो जाएगा कि जो उत्तर बाल्यावस्था के दौरान क्या होता है, बच्चों में जो स्थूल हो गया और जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है उस पर नियंत्रण या कंट्रोल और उसका समन्वय का जो है विकास अधिक जो है सुदृढ़ हो जाता है। ये जो अभिकथन सही है। कारण में दिया गया है, इस अवस्था में बच्चों के जो शरीर के अंगों के अनुपात हो गया, जो शरीर के अंगों के अनुपात, ऊंचाई, वजन में वृद्धि की गति शेष अवस्था की तुलना में तीव्र हो जाती है। तो जो कारण जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीव्र नहीं होता है, क्या हो जाता है, ये स्लो हो जाता है या धीमी हो जाता है। ये तीव्र नहीं होगा, धीमी हो जाता है, इसलिए जो कारण गलत हो जाएगा, लेकिन ये अभिकथन सही है। ये किसमें दिया, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें एसर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। प्रश्न है, अभिकथन है, बच्चों द्वारा अपनी वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना और त्रुटियां करना उनके ज्ञान निर्माण के तरीकों का एक आंतरिक हिस्सा है। ये जो है ये अभिकथन सही हो जाएगा कि बच्चे द्वारा जो है अपनी वैकल्पिक अवधारणा हो गया, वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना और त्रुटियां करना उनके जो ज्ञान निर्माण के तरीकों का एक आंतरिक हिस्सा है। ये जो है ये अभिकथन सही हो जाएगा। कारण में दिया गया है, व्यवहारवादी अवधारणाओं की जो व्यवहारवादी धारणा है उसके अकॉर्डिंग की जो समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि सीखना केवल बाहरी उद्दीपनों और यांत्रिक अभ्यासों का परिणाम है। तो जो व्यवहारवादी अवधारणा या जो धारणा है वह समीक्षा करती है या स्पष्ट करती है कि जो सीखना केवल बाहरी उद्दीपनों
और यांत्रिक अभ्यासों का परिणाम है। ये कारण भी सही हो जाएगा, लेकिन कारण यह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैकल्पिक अवधारणा के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे व्यवहारवादी अवधारणा के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए जो है ये अभिकथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे का ये व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है असर्शंस की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक रचनात्मक कक्षा में डेविड आशुबेल के अग्रिम संगठक प्रतिमान ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के शिक्षण चरणों का सही क्रम क्या है? इसकी जो है सही क्रम में पहले क्रम पे आता है ये अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण। तो जो ये एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस है मॉडल है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशंस करेंगे, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा पहले नंबर पे प्रस्तुतिकरण करना। अब जो है ये अधिगम कार्य ये सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये जो ये मॉडल है इसका हम प्रेजेंट किए। अब उस मॉडल के अंतर्गत जो है अधिगम का जो कार्य है फंक्शंस है, जो लर्निंग का फंक्शंस है या जो टीचिंग का फंक्शंस है या जो सामग्री है जो भी हम टूल्स यूज करेंगे उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे या प्रेजेंटेशंस। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर क्या करेंगे, जो संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। अब जो संज्ञानात्मक जो संगठन है, जो ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल है, उसको जो है संगठन है उसको सुदृढ़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये एल, उसके बाद हो जाएगा एम और लास्ट में हो जाएगा के। शुरू में एल तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। एल के बाद एम, एल के बाद एम, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल एम के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, शारीरिक विकास के अंतर्गर्भाशयी काल की 3 मुख्य का गर्भधारण से जन्म तक सही समय क्रम क्या है? इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये डिंबावस्था या बीजावस्था। तो हो जाएगा पहले क्रम पे। तो डिंबावस्था या बीजावस्था ये पहले होता है, गर्भाशयी जो है यह अंतर्गर्भाशयी काल है उसके दौरान, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर ये हो जाएगा ये भ्रूणावस्था, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर जो है ये गर्भाशयी शिशु की अवस्था, ये अंतिम अवस्था होती है। गर्भधारण के समय जो है बच्चे के विकास का जो है गर्भ में, तो ये होते हैं अंतिम अवस्था, गर्भाशयी शिशु की अवस्था। हो जाएगा तीसरे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये एल, उसके बाद हो जाएगा के और फिर हो जाएगा एम। शुरू में एल तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। एल के बाद के, ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल, उसके बाद के, उसके बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, अधिगम के अंतर्गत व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत में क्लार्क हल द्वारा प्रतिपादित व्यवहार चक्र का सही शारीरिक क्रम क्या है? तो जो है ये हल क्लार्क है या क्लार्क हल है, इनके द्वारा प्रतिपादित जो है व्यवहार चक्र है। तो उस व्यवहार चक्र का जो है सही शारीरिक क्रम क्या होगा उसका बताना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये आवश्यकता की कमी या अभाव होना। तो जो है जैसे क्या है कि किसी चीज़ की जो है कमी है या अभाव है, तो उस कंडीशंस में क्या होंगे, आवश्यकता होंगे या ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे क्या है कि पानी का प्यास लग रहा है, पानी प्यास लग रहा है या भूख लग रहा है। अब ये जो पानी प्यास या भूख लग रही है क्या हो गया, कमी हो गया शरीर के अंदर कि पानी की कमी या भूख की कमी। तो इसके कारण क्या होगा कि आवश्यकता पड़ेंगी कि हमें पानी की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आवश्यकता की कमी या अभाव, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। और ये जो है ये आवश्यकता की कमी के कारण से जो है ये पानी या भूख की वजह से क्या होगा, शरीर के अंदर जो है चालक या अंतर्नोद होना, मतलब जो है शरीर में जो है ये बेचैनी लगेगा इस पानी प्यास के लिए या जो भूख के लिए। ये हो जाएगा चालक या अंतर्नोद होना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है ये चालक अंतर्नोद के बाद क्या होगा कि शरीर में या जो है बॉडी के अंदर जो है ये पानी या जो भूख की, ये प्यास या भूख की वजह से तनाव या उत्तेजना उत्पन्न होंगे, बेचैनी हो गया, अशांति हो गया, ऐसे टाइप जो है टेंशन या उत्तेजना उत्पन्न होंगे। पानी या अत्यधिक टाइम से प्यास लग रहा है या भूख लग रहा है उस कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, तनाव या उत्तेजना। किसके बाद जो है ये चालक के बाद होगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जैसे क्या है कि हम पानी पी लिए या भूख से भोजन खा लिए, तो ये क्या होगा, लक्ष्य की प्राप्ति या प्रोत्साहन। तो लक्ष्य की प्राप्ति हमें जो है जैसे पानी पी लेंगे या भोजन कर लेंगे, ये हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा, ये प्रोत्साहन हो जाएगा अंतिम चौथे नंबर पे। शुरू नंबर पे क्या हो जाएगा ये के, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा एल, और तीसरे नंबर पे एन, और लास्ट में हो जाएगा एम। शुरू में के, तो ऑप्शन बी और ए में नहीं है। के बाद एल, के बाद एल, सी डी दोनों में है, उसके बाद एन। तो ये ऑप्शन डी में एन नहीं है, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में नैदानिक परीक्षण
यह जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जा रहा है और उपचारात्मक शिक्षण ये क्रियान्वयन का सही क्रम क्या है। तो बताना है जो नैदानिक परीक्षण हो गया और उपचारात्मक परीक्षण का जो क्रियान्वयन की जो है इम्प्लीमेंटेशंस का सही क्रम क्या होना चाहिए उसके बारे में। पहला क्रम पे इसमें आ जाएगा उपलब्धि परीक्षा द्वारा छात्रों के सामान्य पिछड़ेपन को जानना। तो सबसे पहले जो क्या है उपलब्धि परीक्षा टेस्ट लेंगे, तो उसके माध्यम से जो छात्रों के जो सामान्य पिछड़ेपन है उसको जानेंगे। तो जो पिछड़ेपन को जान लिए पहले नंबर पे, अब पिछड़ेपन पता चल गया हमें, अब उसी कंडीशंस के आधार पे क्या करेंगे, छात्रों के विशिष्ट अधिगम त्रुटियों और कमियों का विश्लेषण करना। अब जो छात्र की जो विशिष्ट अधिगम की जो त्रुटियाँ क्या है, उसको सीखने में क्या त्रुटि हो रहा है या उसकी कमियाँ क्या है, उसको एनालिसिस करेंगे या विश्लेषण करेंगे। तो जाएगा दूसरे नंबर पे विश्लेषण करना। अब इस विश्लेषण के आधार पे क्या करेंगे, जो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से त्रुटियों को दूर करना। अब जो है जो टूल्स है या सामग्री है या जो भी प्रक्रिया है उपचारात्मक के लिए, तो वो जो है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से त्रुटि है या कमी है उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे उपचारात्मक जो शिक्षण के माध्यम से त्रुटियों को दूर करना, उसको सिखाएंगे बार बार, जिससे क्या है उसके अंदर जो त्रुटि है या कमियां है वो दूर हो जाएगा। अब क्या है कि पुनः परीक्षण द्वारा सुधार की प्रभावशीलता का मापन करना। अब फिर से क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के माध्यम से जो प्रभावशीलता है, सुधार की जो प्रभावशीलता है उसका मापन करेंगे, मीजर करेंगे। तो हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एम, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एल और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन। शुरू में एम, तो ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हटा दिए। एम के बाद के, एम के बाद के, सी में नहीं है सी हट जाएगा। के बाद एल, के बाद एल, ऑप्शन ए में नहीं है तो ए भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा एम, उसके बाद के बाद एल, एल के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन की प्रारंभिक 4 अवस्थाओं का सही क्रमिक अनुक्रम क्या है। तो जो है एरिक्सन के जो मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार बताने की जो मानव जीवन की जो प्रारंभिक 4 अवस्था है उसको, इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो है ये होता है, ये विश्वास बनाम अविश्वास, ये जन्म से लगभग 1 वर्ष की, 1 या 1.5 वर्ष की आयु तक की होती है एरिक्सन मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत के अनुसार। इसमें जो है ये विश्वास बनाम अविश्वास जो है ये जन्म से 1 वर्ष, 1 या 1.5 वर्ष तक के बच्चों में दिखाई देता है। जैसे क्या है कि माता पिता या परिवार के द्वारा बच्चों में लगाव है या उसमें प्यार दे रहे हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होगा, विश्वास। और यदि ये चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, बच्चों में अविश्वास की भावना विकसित हो जाएगा। ये जो है जन्म से 1 से 1.5 वर्ष तक की आयु में दिखाई देता है। तो हो जाएगा पहले नंबर पे, एल वाला हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है ये विश्वास बनाम अविश्वास के बाद दूसरी जो चरण आता है ये स्वायत्तता बनाम शर्म का। तो ये जो है स्वायत्तता बनाम शर्म का, ये जो है लगभग 1 से 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में दिखाई देता है। तो स्वायत्तता में क्या है कि जैसे माता पिता जो है बच्चे को खेलने दे रहे हैं या किसी कार्य को स्वतंत्र ढंग से करने दे रहे हैं तो उसमें क्या है ऑटोनॉमी डेवलप हो जाता है। और यदि ये बार बार टोकेंगे उसको तो उसमें क्या है शर्म या स्वयं की भावना क्रिएट हो जाएगा। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये 1 से 3 वर्ष की आयु तक दिखाई देता है। उसके बाद जो है ये पहल बनाम दोषबोध, तो ये जो है पहल बनाम दोषबोध ये जो है लगभग 3 से 6 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो है स्वयं किसी कार्य को करने के लिए या किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए पहल करने लगते हैं, स्वयं पहल करने लगते हैं उसमें। या जो है क्या करेगा वो, और पहल कर रहा है मतलब फ्री है पहल करने में, और यदि उसको बार बार दबाव देंगे या उसको रोक टोक करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, ये दोषबोध क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो है ये पहल बनाम क्या हो जाएगा, दोषबोध हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है ये परिश्रम बनाम हीनता, ये जो है परिश्रम बनाम हीनता ये जो है 6 से 12 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए या किसी कार्य को साबित करने के लिए परिश्रम करने लगते हैं, मतलब मेहनत करेगा उस चीज़ को करने के लिए, कहाँ ये हो सकता है करके। और यदि क्या है कि उसके मेहनत करने से वो क्या हो गया, असफल हो गया या फेल हो गया, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, उसमें हीन भावना क्रिएट हो जाता है। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे आ जाएगा ये एल, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा के, तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये एन और चौथे नंबर पे आ जाएगा एम। शुरू में एल, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए, एल के बाद के, एल के बाद के, बी में नहीं है, बी बैठ जाएगा, के बाद एन, एन के बाद एम। ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित बाल विकास सिद्धांतों और उनके मुख्य प्रेरणाओं को सुमेलित कीजिए। पहला दिया ए,
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये जो है सिद्धांत को किसने दिया है, ये दिया है सिगमंड फ्रायड। ये ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद ये बी में दिया है जेंडर स्कीमा सिद्धांत, तो जो है जेंडर स्कीमा सिद्धांत किसने दिया है, सेंड्रा बेम ने। ये बी का हो जाएगा 3, सेंड्रा बेम, बी का 3। उसके बाद ये सी दिया है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो जो है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत को दिया है अल्बर्ट बांडुरा ने। ये सी का हो जाएगा 1, अल्बर्ट बांडुरा। इसके बाद ये डी दिया है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक प्रतिमान, ये जो सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का जो है संज्ञानात्मक प्रतिमान किसने दिया है, जीन पियाजे ने। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का हो जाएगा 2, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ऑप्शन बी में नहीं है, बी बैठ जाएगा। सी का 1 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है निम्नलिखित अधिगम वक्र की अवस्थाओं और उनकी विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। ए में दिया है सरल रेखी वक्र, तो इसकी जो विशेषता क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता हो जाएगा ये प्रत्येक प्रयास में सीखने की गति का समान रहना। जो है सरल रेखी वक्र में क्या होगा, जो प्रत्येक प्रयास में जो सीखने की जो गति है, स्पीड है, वो क्या रहेगा, समान रहेगा। किसमें जो है सरल रेखी वक्र है उसमें। तो ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये बी दिया है उन्नतोदर, तो उन्नतोदर कर्व, ये जो है वक्र कन्वेक्स, तो जो है ये कन्वेक्स में क्या होता है, तो इसमें जो है ये विकास की दर या इसकी विशेषता ये होता है कि प्रारंभ में क्या होगा, इसमें गति तीव्र, परंतु बाद में क्या होता है, क्रमिक रूप से मंद होना। तो जो है ये कन्वेक्स में क्या होता है, ये उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, प्रारंभ में गति क्या रहेगा, स्पीड रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये क्रमिक रूप से मंद होना, मतलब धीरे धीरे क्या होना, कम होना। ये बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद ये सी में दिया है नतोदर वक्र या कनकेव वक्र, तो जो है कनकेव वक्र में क्या होता है, इसमें प्रारंभ में गति मंद होती है परंतु बाद में अत्यंत तीव्र होती है। जैसे देखो यहाँ पे कन्वेक्स में क्या हो रहा है, प्रारंभ में तीव्र लेकिन बाद में क्या हो रहा है, मंद, मतलब स्लो हो रहा है। लेकिन जो कनकेव है उसमें क्या होता है, प्रारंभ में गति क्या होती है, मंद, लेकिन बाद में क्या होता है, अत्यंत तीव्र होता है। किसमें, नतोदर में। ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद ये डी दिया है अधिगम का पठार, तो इसमें क्या होता है, अभ्यास के बाद भी सीखने की गति में कोई सुधार ना होना। जब क्या है, अभ्यास के बाद सीखने की गति में कोई भी सुधार ना हो तो क्या होता है, अधिगम का पठार होता है। तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, बी और डी में है। उसके बाद जो है बी का 4, बी डी दोनों में है। सी का 3 ऑप्शन बी में नहीं है, बी बैठ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है निम्नलिखित संवेगात्मक विकारों और उनके प्रमुख लक्षणों को सुमेलित कीजिए। संवेगात्मक विकार दिया गया है और उनके जो प्रमुख लक्षण है उसको दिया है, इसको सुमेलित करना है। पहला दिया ए बुलिमा नर्वोसा, तो इसकी जो लक्षण ये क्या होता है, तो इसकी लक्षण होता है कम समय में अत्यधिक भोजन करना और फिर उल्टी करना। तो ये जो है ये बुलिमा नर्वोसा एक ऐसा जो संवेगात्मक विकार है या डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, कम समय में अत्यधिक भोजन कर लिए, फिर बाद में क्या होता है, उल्टी करना होता है। ये हो जाएगा ए का 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है ये बी दिया है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें जो ये डिसऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में होता है वजन बढ़ने के डर से भोजन की मात्रा अत्यंत कम करना। तो इसमें क्या होता है, वजन ना बढ़ जाए उसकी वजह से क्या होता है, मात्रा जो है भोजन की मात्रा को अत्यंत कम कर देता है या बहुत कम कर देता है। ये बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा ये 3। इसके बाद ये सी दिया है डिस्टीमिया, इसकी जो लक्षण क्या होता है, इसकी लक्षण होता है हल्के परंतु दीर्घकालिक अवसाद की मानसिक स्थिति। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हल्के या दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म में अवसाद या डिप्रेशन की जो है मानसिक स्थिति क्रिएट हो जाता है डिस्टीमिया में। तो सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। उसके बाद डी में दिया है बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार, तो जो है ये बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार या डिसऑर्डर क्या होता है, इस डिसऑर्डर में होता है अपनी शारीरिक बनावट को दोषपूर्ण मानकर तनाव में रहना। अपनी जो शारीरिक बनावट हो गया कि मैं ऐसा हूँ या ऐसा हूँ, ऐसे करके जो है ये दोषपूर्ण मानकर जो है तनाव या टेंशन में रहना, ये हो जाएगा क्या होता है, ये बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार या डिसऑर्डर होता है। ये सभी जो है क्या है, ये डिसऑर्डर का नाम है और इधर जो उसकी लक्षण दिया गया है। तो डी का हो जाएगा ये 1, डी का 1। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ये सी और बी दोनों में है। उसके बाद सी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें हो जाएगा ए का 2, उसके बाद बी का 3,
सी का 4 और डी का 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीकों और उनकी प्रकृति को सुमेलित कीजिए। ए में दिया है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है शिक्षण के दौरान छात्र की विशिष्ट कठिनाइयों के कारणों को खोजना। तो इसमें जो है ये निदानात्मक जो मूल्यांकन है इसमें शिक्षण के दौरान जो छात्र की जो विशिष्ट जो कठिनाई है उसको खोजना, ये पहचान किया जाता है ए में। ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। इसका जो बी में दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन, ये रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इस मूल्यांकन में होता है शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ सुधार हेतु निरंतर प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। तो ये जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन में जो है ये जो शिक्षण या टीचिंग प्रोसेस है उसके साथ साथ जो है सुधार के लिए निरंतर प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। ये हो जाएगा बी का 4, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद ये सी दिया है योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन। ये जो समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, सत्रांत में ग्रेडिंग और प्रमाणीकरण हेतु किया जाने वाला मापांक। तो जो है ये जो सत्रांत मतलब जो है ये सत्र के बाद जो है एग्जाम लिया जाता है या ग्रेडिंग किया जाता है, तो ये किस में होता है, समेटिव मूल्यांकन में, समेटिव असेसमेंट में। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद ये डी दिया है स्थापन ये स्थानन मूल्यांकन। इसको प्लेसमेंट असेसमेंट भी बोला जाता है। तो ये जो प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है, पूर्व ज्ञान और कक्षा में प्रवेश क्षमता की जांच करना। तो इसकी जो पूर्व ज्ञान हो गया और कक्षा में प्रवेश क्षमता की जांच करना किस में होता है, प्लेसमेंट असेसमेंट में। ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 4, बी का 4 जो है ये बी और सी दोनों में है, और सी का 1, सी का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है निम्नलिखित शिक्षण प्रतिमानों टीचिंग मॉडल्स और उनके जो प्रतिपादक है उसको सुमेलित करना है। पहला में दिया ए संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। तो जो है ये संप्राप्ति प्रतिमान, ये टीचिंग मॉडल को किसने दिया है, इस टीचिंग मॉडल को दिया है ये जेरोम ब्रूनर ने। ये ए का हो जाएगा 2, ए का। इसके बाद ये बी दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ये जो प्रतिमान या मॉडल्स को किसने दिया है, जो बुनियादी शिक्षण मॉडल है इसको, इस मॉडल को दिया है ये रॉबर्ट ग्लेसर ने। ये बी का हो जाएगा 3, बी का 3। उसके बाद ये सी दिया है अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान या मॉडल। तो जो है ये अनिर्देशित जो टीचिंग मॉडल है, इस मॉडल को किसने दिया है, इस मॉडल को दिया है कार्ल रोजर्स ने। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद डी में दिया है सामाजिक जांच प्रतिमान या मॉडल। तो जो है सामाजिक जांच मॉडल है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, या टीचिंग मॉडल को, ये बेंजामिन कॉक्स और बायरन ने दिया है। ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 3, बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c). जो ये आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 12(1)(c) है, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें ये प्रावधान है जो गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल में, जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूलों में वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण। तो जो ये प्राइवेट स्कूलों में, जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें आरटी के तहत 25% जो रिजर्व सीट रहता है उसका प्रावधान किसमें दिया, आरटी एक्ट की जो आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 12(1)(c) है उसमें प्रावधान है। ये ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2। उसके बाद ये बी दिया है न्योता भोज योजना। ये न्योता भोज योजना राज्य की एक योजना है, ये पहल है। इसमें क्या होता है, स्कूली भोजन में सामुदायिक भागीदारी और जन्मदिन या उत्सव पर बच्चों को विशेष भोजन। जैसे क्या है कि कोई चाहता है न्योता भोज योजना के तहत कि उसका बर्थडे है या जन्मदिन है, तो किसी सरकारी स्कूल में जाके उन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है। तो ये जो है सामुदायिक भागीदारी और जन्मदिन या उत्सव पर बच्चों को विशेष भोजन देना, विशेष भोजन का प्रावधान होता है। इसमें जो न्योता भोजन, ये न्योता भोज योजना है उसमें। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। इसके बाद ये सी दिया है अजीत प्रेम जी छात्रवृत्ति या पहल। तो जो ये अजीत प्रेम जी छात्रवृत्ति, ये जो है 30,000 जो है प्रति 1000 बच्चियों को, जो गर्ल्स चाइल्ड है, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स है, उसको कॉलेज हायर एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाता है।
इसमें क्या होता है, वंचित और बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण उच्च या स्कूली शिक्षा और नवाचार के लिए वित्तीय सहायता। ये जो है ये वित्तीय सहायता दिया जाता है। अजीत प्रेमजी छात्रवृत्ति है उसके माध्यम से, ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद ये डी में दिया है एनईपी 2020 का शैक्षणिक ढांचा। तो जो है एनईपी जो 2020 है उसकी जो ढांचा क्या है, इसकी जो ढांचा ये है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के लिए 5+3+4 का ढांचा है। मतलब 5+ में क्या हो जाएगा ये, इसमें जो है 3 साल जो प्री प्राइमरी और 2 साल हो जाएगा क्लास 1 2। उसके बाद ये 3 साल क्या हो जाएगा, 3 जो है 5 तक का, और फिर ये 3 क्या हो जाएगा 8वीं तक का, 8 तक का, और ये फिर 4 हो जाएगा 12वीं तक का। ये जो है स्ट्रक्चर या ढांचा है, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी बैठ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास मॉडल के अनुसार बालक द्वारा गामक क्रिया, जैसे गामक क्रिया क्या हो जाएगा, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, ये सभी जो क्या है गामक प्रक्रिया या क्रिया है, इसके माध्यम से सीखने की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो जो है ये गामक क्रिया है उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इस जो संज्ञानात्मक मॉडल विकास मॉडल के अनुसार बताना है कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है सक्रियता अवस्था या सक्रिय अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, मास्लो के मानव अभिप्रेरणा सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी के अंतर्गत पिरामिड में सबसे उच्च स्तर पर स्थित अंतिम आवश्यकता कौन सी है। तो जो है मास्लो के अनुसार बताना है ये जो पिरामिड में सबसे जो उच्च स्तर पर अंतिम आवश्यकता कौन सी होती है। तो अंतिम आवश्यकता क्या होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये आत्मसिद्धि की अवस्था क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की उस विशिष्ट विधि को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति के सामने 2 विरोधी परिस्थितियां रखकर उसे किसी एक चयन करने को कहा जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है या परीक्षण को कहा जाता है परिस्थिति परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थिति परीक्षण।